वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडएमए क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जीव विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हमने जीव विज्ञान के पार्ट 4 देखे हैं। आज पार्ट नंबर 5 में की हम लोग चर्चा करेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमने देखा था स्वतः जननवाद का सिद्धांत, उसका आज हम लोग खंडन करेंगे। तो स्वतः जननवाद का खंडन करने वाले कई वैज्ञानिक आए सामने, जिसमें से सबसे पहले सिद्धांत की हम बात कर लेते हैं। सिद्धांत लिख लेते हैं, कौन सा सिद्धांत आज होगा। तो स्वतः जननवाद के बाद में अब हम लोग लिखते हैं जीव जननवाद का सिद्धांत। जीव जननवाद से संबंधित कई वैज्ञानिक हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, इनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने सन 1858 में ये कहा कि सजीव पदार्थ से सजीव की उत्पत्ति हो सकती है। इन्होंने पूरी तरीके से अरस्तु के सिद्धांत स्वतः जननवाद को खारिज कर दिया। अब इनके साथ में एक और वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ विर्चो के अलावा दूसरे वैज्ञानिक जिनसे आप बिल्कुल परिचित होंगे। इनका नाम है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने सन 1864 में क्या किया, तो इन्होंने कुछ फ्लास्क बनाए। इनके द्वारा फ्लास्क बनाए गए। फ्लास्क की खासियत ऐसी थी, इसकी गर्दन को इन्होंने हंस के आकार का रखा। हंस की जैसी गर्दन होती है, उसी आकार के फ्लास्क बनाए। ये फ्लास्क इसलिए इस प्रकार के बनाए गए जिससे इनमें ना तो धूल प्रवेश कर सके, ना कोई बैक्टीरिया जा सके, यानी कि जीवाणु भी ना जा सके, और इसके अलावा कोई छोटा छोटा अन्य पदार्थ भी है वो भी इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। इस उद्देश्य से लुई पाश्चर ने हंस की गर्दन जैसे बर्तनों का निर्माण किया। इसके बाद में लुई पाश्चर ने मांस का शोरबा लिया। मांस का क्या लिया? शोरबा। अब मांस का शोरबा लेके कुछ ये प्रयोग करेंगे। तो इन्होंने फ्लास्क तैयार किए थे, इसी में मांस के शोरबे को रखा। जब मांस के शोरबे को इन्होंने रखा तो कुछ बर्तनों के ऊपर, कुछ फ्लास्कों के ऊपर इन्होंने ढक्कन लगा दी, यानी कि उसका मुंह बंद कर दिया। कुछ फ्लास्क के ऊपर इन्होंने इस फ्लास्कों का मुंह बंद कर दिया और कुछ को खुला छोड़ दिया। कुछ खुला छूट गए और कुछ को इन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। और थोड़े दिनों के बाद जब ये इंस्पेक्शन पे आए, यानी कि परीक्षण पर आए, तो इन्होंने कुछ देखा। तो इन्होंने उसके बाद कुछ परिणाम दिए है। सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति ऐसे फ्लास्कों में हुई है जिनका मुंह बंद था। यानी कि इन्होंने कहा, परीक्षण करने के बाद बताया, जो फ्लास्क इन्होंने ढक दिए थे, बंद कर दिए थे, उनमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन जो खुले थे, जो फ्लास्क ऐसे थे, बर्तन ऐसे थे जो खुले थे, उनमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। तो लुई पाश्चर ने इस आधार पे कह दिया कि ये कतई संभव नहीं है। स्वतः जननवाद का जो सिद्धांत वो कतई संभव नहीं है। इन्होंने इसी आधार पे कई परिणाम निकाले। तो अब इस सिद्धांत के बाद में, जीव जननवाद के सिद्धांत के बाद में, हम लोग अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं। तीसरा सिद्धांत हम लोग लिख देते हैं। इस सिद्धांत का नाम है ब्रह्मांडवाद। अब ब्रह्मांडवाद से जो संबंधित हमारे प्रमुख लोग हैं, प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं, उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिक्टर महोदय की। तो जीवों की उत्पत्ति के संबंध में रिक्टर क्या बोलते हैं, तो इन्होंने 1865 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी हमारे पृथ्वी पर जीव हैं, इनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई है। इन्होंने कहा इनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर ना होकर पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हुई है। यानी कि इन्होंने कहा कि
जितने भी जीव हैं उनमें से जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई है, बल्कि ब्रह्मांड में कहीं और स्थान पर हुई है इनके अनुसार। अब इसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक की हम लोग हेल मोल्ज। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है हेल मोल्ज। हेल मोल्ज ने 1884 ईस्वी में यह अनुमान दिया। तो सन 1884 में हेल मोल्ज जो वैज्ञानिक है, इन्होंने अनुमान लगाया पृथ्वी पर जो उल्का पिंड गिरते हैं, उल्का पिंडों के साथ जीव द्रव का आगमन हुआ है। तो हेलमोल्ज बोले कि पृथ्वी पर उल्का पिंड आए और इन्हीं के साथ में जीव द्रव्य भी यहाँ पे आ गए। ये इनका थ्योरी था, इनका विचार था। इसके साथ साथ में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता आरहेनियस की बात कर लेते हैं। आरहेनियस नोबेल पुरस्कार विजेता है। इन्होंने 1980 में, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आरहेनियस नोबेल पुरस्कार विजेता ने सन 1980 में यह बताया, जो जीव है पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और उनके जो बीजाणु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। उनके जो बीजाणु हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। चौथा विचार हम लोग लिख लेते हैं, इसका नाम है रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत, अथवा इसको पदार्थवाद भी कहते हैं। पदार्थवाद के नाम से भी ये जाना जाता है। आखिरकार इस सिद्धांत में क्या महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से इसमें बातें बताई गई हैं, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे रूसी जैव रसायनविज्ञ जो हैं उनकी बात करेंगे। रूसी वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है AI ओपेरिन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया सन 1924 ईस्वी में। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, इस पुस्तक का हम पहले जिक्र कर लेते हैं, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हमने जाना रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत जो है द ओरिजिन ऑफ लाइफ में AI ओपेरिन ने इसकी चर्चा की है। इनके साथ साथ में एक दूसरे वैज्ञानिक की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इन जीव वैज्ञानिक का जो नाम है, उनका नाम है JBS हाल्डेन जो हैं वो ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने मिलकर सिद्धांत दिया रासायनिक संश्लेषण अथवा पदार्थवाद। ये सिद्धांत काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए इसकी विस्तार में चर्चा करना संभव यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में इतने डिटेल में चीज़ें कम पूछी जाती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार कौन से सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। ये महत्वपूर्ण बात होती है जो हमने जान लिया है। अगला इसी कड़ी में देख लेते हैं उद्विकास का सिद्धांत। उद्विकास का सिद्धांत। उद्विकास के सिद्धांत के संबंध में दो लोगों की चर्चा हम लोग मुख्य रूप से करेंगे। पहले हमारे वैज्ञानिक हैं लेमार्क, और दूसरे आप जान गए होंगे निश्चित रूप से, इनका नाम क्या है, डार्विन। लेमार्कवाद और डार्विनवाद बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इनके बारे में की जाती रही है, और दोनों लोगों का अलग अलग महत्व भी है। तो सबसे पहले बात करेंगे लेमार्कवाद की। लेमार्कवाद ने क्या कहा और ये कहाँ के थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लेमार्क आखिरकार कहाँ के थे। तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया 1808 ईस्वी में। किस पुस्तक में अपने सिद्धांत को लिखा। इस सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम कहते हैं। अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने कहा कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन, जो वातावरण में
वातावरण में जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन होते हैं, इनका जीवों के ऊपर प्रभाव सीधे सीधे पड़ता है। और इनकी जीवों की जो संरचना होती है शरीर की, इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये बातचीत कौन कर रहे हैं? ये बातचीत कर रहे हैं कौन? लेमार्क। तो जब संरचना में परिवर्तन होगा, मौसम बदलेगा, परिवर्तन होगा, तो जीवों की संरचना भी बदलेगी। और इस संरचना बदलने के कारण जो जीव होंगे उनके अंगों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो अंग इसके बदलेंगे, तो जो इन जीवों की जो आगे आने वाली नस्लें हैं, यानी कि पीढ़ियां जो हैं, उनमें भी निश्चित रूप से परिवर्तन देखा जाएगा। ये सिद्धांत दिया लेमार्क ने। अब हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ, बातचीत कर लेते हैं डार्विनवाद की। तो डार्विनवाद के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले वही कि ये कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन, ब्रिटिश हैं। अब कब दिया, तो इसके बारे में हम लोग इनकी पूरा लिख देते हैं डिटेल। 1809 से लेकर 1882 ईस्वी तक इनका जो काल रहा है। इनकी पुस्तक आई थी, तो उस पुस्तक का जो संस्करण था वो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी पुस्तक का नाम है दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। अपनी इस पुस्तक में इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत का नाम है उद विकास का सिद्धांत, जिसके बारे में हमने ऊपर लिखा है। दिया तो दोनों लोगों ने, उद विकास का सिद्धांत दिया, लेकिन कुछ अलग बात इन्होंने बताई। तो इन्होंने कहा कि जितने भी जीव हैं, जितने भी हम लोग जीव देखते हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक कोशिकी से हुई है। एक कोशिकी सरल जीव से हुई है उत्पत्ति, इनका ये मानना है। डार्विन ये भी मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। डार्विन ये भी मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है, ये भी मानते हैं। अब कुछ बातें जान लेते हैं महत्वपूर्ण। लेमार्क एवं डार्विन बाद में हम लोग देखते हैं तुलनात्मक दृष्टि से। तो सबसे पहले लेमार्कवाद की बात करेंगे। लेमार्कवाद ने आंतरिक जीवन शक्ति के ऊपर बल दिया है, लेकिन डार्विनवाद ने जीवन शक्ति के ऊपर विश्वास ही नहीं रखा। इनको विश्वास ही नहीं है इनकी बात पे, डार्विन को। अच्छा, दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा, लेमार्कवाद की बात कर रहे हैं कि जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष के ऊपर इन्होंने बल दिया। अस्तित्व के लिए संघर्ष के ऊपर क्या दिया? बल दिया। लेकिन दूसरी तरफ डार्विनवाद ये कहते हैं कि जीवों द्वारा अस्तित्व के लिए संघर्ष को इन्होंने विशेष महत्व नहीं दिया। इन्होंने विशेष महत्व बिल्कुल नहीं दिया, कि ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं लेमार्कवाद की बात से। लेमार्क की बात से ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो अब डार्विनवाद के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर लेते हैं डार्विन के बारे में। तो डार्विन के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने जहाज HMS बीगल से इन्होंने यात्रा की, और इस जहाज से जब इन्होंने यात्रा की तो इसी जहाज पे उन्होंने नई स्पीसीज को देखा, उनके बारे में अध्ययन किया। तो ये कई बार पूछा जाता है कि क्या है बीगल, तो बीगल कुछ नहीं है। बीगल से यात्रा की थी। तो इन्होंने यात्रा कहाँ की, तो निश्चित रूप से कई महाद्वीपों में ये गए, कई महाद्वीपों में गए। इनकी यात्रा कई वर्षों तक चली। इस यात्रा का काल 1831 से 1836 तक माना जाता रहा है। डार्विन जो थे, इन्होंने इस सिद्धांत दिया, वो तो हमने बात कर ली है, लेकिन इनके द्वारा अगर एक नंबर में पूछा जाए तो इन्होंने सिद्धांत दिया प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में इन्होंने कहा है।